करता हूं। सभा में उपस्थित माननीय वीरेंद्र यादव जी, दारापुरी साहब, निर्मल जी, ताहिरा हसन जी, ब्रिजभूषण जी, हमारे साथी श्याम कुमार जी, अर्चना जी और सभा में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिसंघ की इस पहली गोष्ठी में आने के लिए आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इतनी देर से ऐसे ऐसे वक्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं कि मुझे लगता है कि गर्मी काफ़ी आ गई है और ताहिरा हसन जी ने तो वो जो आग लगाई है कि उसको आगे करना कैसे चलाना है, उस पर हमें सोचना होगा। ताहिरा हसन जी ने जो कहा है कि हमें इस गोष्ठी तक नहीं सीमित रहना है, तो मैं वादा करता हूं कि हम बहुत ही जल्दी लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ये तो अभी शुरुआत थी, इसलिए हमने छोटा रखा था और इस लड़ाई को लखनऊ तक ही नहीं रखना, हमें दिल्ली भी ले जाना है, वहां भी हम करेंगे। साथियों, आज का विषय कि वर्तमान समय में जातीय धार्मिक उन्माद के परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकरवादी संगठनों का उत्तरदायित्व। साथियों, वैसे तो ये जो धार्मिक और जातीय उन्माद है, ये हजारों वर्षों से चल रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। चाहे संभोग की हत्या का प्रश्न हो, एकलव्य के अंगूठा काटने का प्रश्न हो, या पेशवा जैसे राजाओं के समय में जो दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनको विवश किया गया कि अपने कमर के पीछे झाड़ू बांध के चलो, गले में हंडिया लटका के चलो, जिससे कि थूकें तो उसमें जाए। ये सारी चीजें धार्मिक और जाति उन्माद का ही मामला है। ये मामला हमें लगता था कि 1947 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पिछले 2 वर्षों में तो इन गतिविधियों में बहुत तेजी आई है, लहर से चल गई है। और इसके 2 ही विक्टिम हैं, 2 ही शिकार हैं, एक मुस्लिम और दूसरा दलित। पहले मुस्लिम समाज के खिलाफ एक लहर चली, कभी घर वापसी के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर उनको जगह जगह निशाना बनाया गया। फिर गौ मांस के नाम पर जगह जगह मुसलमानों के ऊपर अटैक किए गए और दादरी में अखलाक की जान चली गई उसी चक्कर में। अखलाक का मामला सिर्फ जो कहते हैं कि वो अचानक हो गया, ऐसा नहीं, वो सुनियोजित षड्यंत्र था। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मंदिर का इस्तेमाल करके लोगों को बोला गया कि फलां के घर में मांस, गौ का मांस पक रहा है, और लोग घुस गए। उसको ये मौका भी नहीं दिया ये साबित करने का कि उसके घर में जो मांस पक रहा है वो गाय का मांस नहीं है, उसको वही मार दिया गया। अब आप आगे देखिए कि नोएडा की जो वेटनरी संस्थान था, उसने कहा वो बकरे का मांस है, लेकिन मथुरा में पहुंचकर वो गाय का मांस बन गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, वो अपनी रिपोर्ट देता है कि उस समय 2 सैंपल लिए गए, एक अखलाक के घर से लिया गया, दूसरा अखलाक के घर के पास एक तरह था, वहां पर एक मांस का टुकड़ा मिला था, वो लिया गया। मथुरा में वो टुकड़ा भेजा गया जानबूझकर, और वो गाय का मांस का टुकड़ा था। घर के बाहर मिला तो उसमें अखलाक का क्या दोष है? लेकिन ये सारी जो लड़ाई चल रही है वो इसलिए चल रही है, जो अखलाक के मामले में, कि जो पकड़े गए लोग हैं उनको छुड़ा लिया जाए, क्योंकि उनका मकसद तो हल हो चुका। अखलाक को मारकर वो जो संदेश देना चाहते थे मुस्लिम समाज को, और जो संदेश देना चाहते थे सवर्ण समाज को, वो दे चुके हैं। तो उनके आदमी अब जेल में क्यों रहे, क्यों फंसे, उनको छुड़ाने का मामला चल रहा है। और आगे भी ये चल रहा है, ये संदेश देने का कि आगे भी अगर हम ऐसी घटना करेंगे, काम करेंगे, तो देख लेना हमारे लोगों के साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, उत्पीड़न तो तुम्हारा ही होगा। इसी प्रकार आप दलित उत्पीड़न का मामला देखिए, चाहे आईआईटी मद्रास में फुले पेरियार अंबेडकर स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध का मामला हो,
हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की जिस तरीके से संस्थागत हत्या की गई सभी लोगों को मालूम है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अभी 11 जुलाई को ऊना में, गुजरात के ऊना डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से 4 दलित युवकों की केवल ये कह के, जबकि वो बाद में साबित हो चुका कि उस गाय जो है एक शेर ने मारी थी और उसके मालिक ने बोला कि हमने खुद इन लोगों की दी थी, और वो लोग उसकी खाल उतार रहे थे। उनको पूरे शहर में घुमा घुमा कर उनकी पिटाई की गई नंगा करके। साथियों, मामला यह है कि जैसा कहा जा रहा है कि ये सब घटनाएं हो गई और ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ऐसा नहीं है। हमारे एक साथी ने ऊना के मामले को बहुत ही हल्के ढंग से लेकर इस चर्चा को ही शुरुआत में उठाया। मामला ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, मामला मानसिकता का है। वो मानसिकता जो आज से 4000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब अपने को श्रेष्ठ समझने पहले आर्य जाति के लोग इस देश में आए थे और इस देश के मूल निवासी द्रविड़ और नागवंशी यहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया था, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू की थी। वो मानसिकता जो आज भी दलित समाज को जानवर से बदतर मानती है, वो मानसिकता जो आज भी उनको उसी जगह रखना चाहती है, उनको अच्छी जगह पर देखने पे उनकी जलन होती है। ये उस मानसिकता का मामला है। आपने कहा कि हम भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं। हम भाजपा का विरोध नहीं करते, हम इस मानसिकता का विरोध करते हैं जो आज भी दलित समाज को पशुओं से के श्रेणी में रखना चाहती है और उनको ऊपर उठ के नहीं आने देना चाहती। अगर उस मानसिकता का संरक्षण कोई पार्टी करती है, कोई संगठन करता है, और अगर कोई संगठन उस मानसिकता के आधार पर ही बना है तो वो अपने आप निशाना बनेगा। उसमें आपको चिंता क्यों कर रहे हो? तो आप उसको अपनी बताओ कि अपना आधार बदले। अब हमसे बताने आए हो कि आप उनका विरोध क्यों कर रहे हो। आप में अगर ताकत है, उन संगठनों के पास जाओ कि आप अपनी विचारधारा बदलिए, तब हमारे पास आइए कि हम उनका विरोध क्यों करते हैं। बाबा साहब, ये मामला जो है मानसिकता का है, और बाबा साहब के आंदोलन के कारण पिछले 60-70 सालों में जो दलितों का सशक्तिकरण हुआ है, वो उस मानसिकता के विरोध में जाता है। वो जब किसी अधिकारी को देखते हैं, दलित समाज को किसी अधिकारी के रूप में देखते हैं, किसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए देखते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते देखते हैं, तो उनके सीने पर सांप लौटता है। हर जगह वो उनके साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। कहीं पर गुप्त रूप से करते हैं, सामने से नहीं करते हैं, पीछे से करते हैं। हर जगह हर आदमी के साथ नाइंसाफी होती है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए उसके साथ भी नाइंसाफी होती है। लेकिन कहीं पर पीछे से होती है, लात कभी पीछे से पड़ती है तो कभी सामने से पड़ती है। ये तो लात मारने वाला देखता है कि आपको लात कहां पर मारी जाए। अब आप लात को नहीं एहसास कर पाए तो ये आपकी भूल है। घोड़ी पर बारात चढ़ती है तो घोड़े उस पर आज भी पत्थर बरसाए जाते हैं। ये देखना चाहिए। बरेली में एक ट्रैक्टर खरीदा एक दलित ने, और वो लेके जा रहा था और एक ठाकुर के सामने से निकला, उसके घर के सामने से उसने हार्न बजाया। हो सकता है कुछ आ गया हो, उसको ये लगा कि ये मुझे बताने के लिए हार्न बजा रहा है कि देखो मैंने नया ट्रैक्टर खरीदा। उन्होंने उसकी वहीं पिटाई शुरू करी और उसकी जान चली गई। ऐसे एक जगह मोटरसाइकिल को लेके हुआ, नई मोटरसाइकिल लेके आया, गांव के दबंग जाति के लड़कों को खल गया और उन्होंने उसको मार मार के इतनी पिटाई करी कि बाद में उसकी जान चली गई। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ही गांव में एक ही परिवार के 2 लड़कों ने IIT में क्वालिफाई किया, उनके घरों पे पत्थर बरसाए गए। क्या वो चपरासी में सेलेक्ट होते, म्युनिसिपैलिटी में स्वीपर की नौकरी करते तो उनके यहां पत्थर बरसाए जाते? उनके यहां पत्थर इसलिए बरसाए गए कि उनको ये खल गया कि IIT में समान कोटे से इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। टीना रावी IAS में टॉप करी। वो तो लकी है कि उसने क्लास 1 अधिकारी के यहां पैदा हुई, उसके घर पर पत्थर बरसाने वालों की हिम्मत नहीं थी, वरना मान के चलिए कि उसके घर पर ही पत्थर बरसाए जाते हैं। साथियों, गुजरात का जो मामला है और जो रोहित वेमुला का मामला है, रोहित वेमुला का मामला सिर्फ साधारण मामला नहीं था। अगर वो साधारण लड़का होता तो बहुत सारे PhD करने वाले लड़के, दलित लड़के
फांसी पे चढ़ते रहते हैं। आज तक ये भी आंदोलन नहीं हुआ। रोहित वेमुला के मामले में आंदोलन इसलिए हुआ कि वो अम्बेडकरवादी लड़का था, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जानता था, और खाली अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं, वो दूसरे शोषित समाज के तबके के लोगों के लिए भी, अधिकारों के लिए भी संघर्ष करता था। अखलाक की जब दादरी में हत्या हुई तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी में मोमबत्ती जुलूस निकाला था, और जिस घटना पे, जिस मारपीट घटना पे उसको सजा दी गई, पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको क्लीन चिट दी थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में आकर उसको वो सजा दी गई जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। जैसे मैंने पेशवा के समय का आपको उदाहरण दिया। उसको कहा गया, उसके साथियों को, कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन तुम सार्वजनिक स्थान पे नहीं जा सकते, तुम लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, कैंटीन में नहीं जा सकते, क्लासरूम में नहीं जा सकते, प्लेइंग ग्राउंड में नहीं जा सकते। तो ये तो उसी तरीके का दंड हो गया जो कि पेशवा के समय में था, कि आप सार्वजनिक स्थान पे नहीं जाओगे, जाओगे तो झाड़ू बांध के जाओगे। और उसी मानसिकता को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो किसी को उसमें तकलीफ, हमारे समाज के आदमी को तकलीफ हो, तो ये बहुत दुख की बात है। गुजरात का मामला भी उसी मानसिकता के विरोध का मामला है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो गुजरात में जो उसके विरोध में मामला उठा, जो आक्रोश उठा, और जिस प्रकार से राजकोट में दलित समाज के लोगों ने गाय के अस्थियों को जगह जगह से ढूंढकर उनके शरीर के टुकड़ों को जो सड़ रहे थे ले जाके वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में फेंक दिया, और कहा कि ये लो, तुम्हारी माता सड़ रही थी, अपना अंतिम संस्कार तो करो इनका। ये प्रतिकार का भावना जो थी, बहुत समय से इसका हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आज आया है। और गुजरात का मामला, जिस तरीके से उन्होंने जो मार्च निकाला, 30 संगठनों ने एक साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर एक साथ मार्च निकाला, सड़कें जाम कर दी, विदेश और यूरोप और लंदन अमेरिका तक में उसकी चर्चा हुई। तो जाति आधार पर समाज बिखरने लगता है, सोती समाज बिखरने लगता है, और उसके बाद विभिन्न जातियों के ग्रुप बनते हैं, और वो सोचते हैं कि इस जात को फायदा ज्यादा मिल गया, मेरी जात को फायदा नहीं मिला, और उसका फायदा उठाता कौन है? राजनीतिक दल उठाते हैं, कहते हैं अगले चुनाव में हमें वोट दो, हम आपको फायदा दें। जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश के महिला लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं सामने माला लोगों का भी चल रहा है। मैं उनसे मिला और उनसे मैंने यही कहा, और उस तरह का मामला यहां भी चल रहा है, दलित और महादलित का, पिछड़े और अति पिछड़े का, बिहार में भी चल रहा है। अब चुनाव आने वाला है, अभी से ही राजनीतिक ऑफर आने लगे हैं कि आप हमारे को वोट दीजिए, हम आपको जो है चुनाव के बाद आपको जो है समाज में जो अब तक नहीं मिला है, नौकरी में अब तक नहीं मिला, हम देंगे। इस चीज को ऊपर ही डिस्कस करने की आवश्यकता है। सामाजिक संगठनों की सबसे बड़ी भूमिका है। राजनीतिक दल कभी इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, उन्हें तो सत्ता की कुर्सी चाहिए। इस पर अगर विचार विमर्श कर सकते हैं तो सिर्फ अम्बेडकरवादी संगठन कर सकते हैं, उनको उस पर बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने आंदोलन चलाया था। देखिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक अलग चीज है और अधिकारों के लिए समझौता करना एक अलग चीज है। आप अधिकारों के लिए संघर्ष करिए, इतना संघर्ष करिए कि सत्ता में कोई भी हो आपके सामने झुके और आपको आपके हक दे। लेकिन अगर अधिकारों के लिए समझौता करके किसी राजनीतिक पार्टी के साथ चले गए तो आप सोच लीजिए आप ठगे जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और कम से कम आप ये तो देखिए कि आप किसके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं। हमें इस चीज को भी सोचना होगा कि हम किसके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, हम किसको मजबूत कर रहे हैं। जो क्वेश्चन उठा कि भाजपा का हम विरोध क्यों करते हैं, हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। जय भीम सेंटर में है, केंद्र में है। एक तरफ बाएं हाथ पे कुछ लोग हैं, दाएं हाथ पे कुछ लोग हैं। बाएं हाथ पे लाल सलाम है, दाएं हाथ पे जय श्री राम है। जय भीम लाल सलाम की ओर तो जा सकता है, जय श्री राम के साथ नहीं जा सकता। इस बात को हमें मानना होगा। अब हम कहें कि साहब कांग्रेस, बाबा साहब ने तो लेफ्टिस्ट के खिलाफ भी बहुत लिखा है, कांग्रेस के साथ भी बहुत लिखा है। अरे बाबा साहब ने किसके विरोध में सबसे ज्यादा लिखा, पहले वो तो पढ़ लो। उन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद के विरोध में लिखा है, और ब्राह्मणवाद को मजबूत वाली करने वाली शक्तियां इस समय आपके सिर पे बैठी हैं। तो आपका उत्तरदायित्व क्या है, किसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, पहले वो डिसाइड करो। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं होगा। ऐसे ऊना की घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे हमारे रोहित वेमुला मरते रहेंगे। इस बात को हमें समझना होगा।
बाबा साहब का आंदोलन आत्मसम्मान का आंदोलन था। जैसे हमारी ताहिरा हसन जी ने कहा कि चौहाड़ तालाब में पानी के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया वो इसलिए नहीं किया था, दलित प्यासे मर रहे थे, वो इसलिए किया कि उनका कहना था कि अगर वहां कुत्ता भी पानी पी सकता है तो हम क्यों नहीं पानी पी सकते। कालाराम मंदिर का जो आंदोलन किया तो इसलिए नहीं था कि वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, वो कहते थे कि अगर उसमें कुत्ते भी चले जाते हैं तो उनके वो अपवित्र नहीं होता, हमारे आदमी को जाने से अपवित्र क्यों हो जाता है। और इसलिए जब 2 साल बाद उनके साथी दादा साहेब गायकवाड़ ने उस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करने की बात कही तो बाबा साहब ने कहा नहीं, मेरा मकसद मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं था, मेरा मकसद अपने समाज को एक संदेश देना था कि तुम्हें अंदर तुम्हारी ब्राह्मणवादियों की नजर में तुम्हारी स्थिति क्या है वो मैं संदेश दे चुका हूं, इसलिए अब इस आंदोलन को हमें करने की आवश्यकता है। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी शक्तियां हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए खड़ी हैं, कौन सी शक्तियां हमारी आत्मसम्मान की लड़ाई के विरोध में खड़ी हैं या हमें कुचलने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम इन बातों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। साथियों, 2:30 बज रहा है और दूसरे लोग भी प्रोग्राम करने की हैं। वैसे हमारा बुकिंग तो 3 बजे तक की, लेकिन हम लोग उनको वादा कर चुके हैं। और मैं एक ही बात कह के फिर से आपको इसको समाप्त करना चाहूंगा कि जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि दलित और मुस्लिम और कहा जाए तो पिछड़े वर्ग पूरे जो जिसको कि बहुजन कहें या मूल निवासी कहें, इन सब के लिए बहुत ही खतरे का संकेत है। ये घड़ी बहुत ही खतरे वाली बात है। दुख, और अगर हम इस खतरे को भांप कर एक साथ खड़े नहीं हुए तो हमें आने वाला समय कभी माफ नहीं करेगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वतन की फिक्र कर ए नादा। मैं उसको थोड़ा सा बदलकर आंदोलन के हिसाब से कुछ शब्द बदल के कहना चाहूंगा लास्ट में कि आंदोलन की फिक्र कर नादा, आंदोलन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, अरे अभी भी नहीं संभले तो मिट जाओगे, अय अम्बेडकर वादियों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। जय भीम, जय मूल्य। बहुत बहुत साधुवाद। और इस पूरी गोष्ठी को और इस पूरे परिदृश्य को आपके नेतृत्व में जिस तरह से आज यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी गई और ये सवाल भी आया कि ये गोष्ठियाँ खाली गोष्ठी कमरे में नहीं होगी, हम सड़कों पर भी निकलेंगे और आने वाले समय में कठेरे जी ने जैसे कहा कि हम बहुत बड़ा कार्यक्रम एक लखनऊ में भी आयोजित करेंगे और आने वाले समय में खाली लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर अन्य जिलों में भी, अन्य प्रदेशों में भी इसको लगातार चलाना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहना है। और सब साथी संगठन मिलकर, सारे संगठन मिलकर, सारे साथी मिलकर जब साथ में साथ कंधा से मिलाकर चलेंगे तो ज़रूर ये हम सब की एक लड़ाई है कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। एडवोकेट सौरभ यादव जी को, आप सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में एडवोकेट हैं और लगातार इस संगठन में जो संगठन की जो स्थापना है उसके आप संस्थापक सदस्यों में से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सौरभ यादव जी आए और धन्यवाद ज्ञापन दे। वक्त की ज़रूरत थी, हमें लगा, और आज ये हॉल इतना भरा हुआ है, इसको देख के लगता है कि हम इस मुहिम को जो कथेरिया जी ने आह्वान किया है, आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं और सही से बढ़ा सकते हैं। आपकी उपस्थिति ये हमारा हौसला मजबूत करती है। आपके आने के लिए, इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।